वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इस चैप्टर में हम जानेंगे श्रेणियों के बारे में, जिसमें एक विशेष श्रेणी के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है, वो है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे काम करती है और इस श्रेणी को कैसे पहचाना जा सकता है और इसके जो सवाल होंगे वो कैसे हल किए जा सकते हैं, उन सबको हम इसी टॉपिक में जानेंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर जान पाओगे कि समांतर श्रेणी के कोई भी जो सवाल हैं वो कैसे हल किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आइए अब उसे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जैसा चैप्टर है उस चैप्टर नंबर 5 उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को एपी भी कहा जाता है। अब ये एपी क्या है? ए का मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका इंग्लिश में ये नाम होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर श्रेणी। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो भी यही है कि समांतर श्रेणी। अब हम यहाँ जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है और कैसे काम करती है। तो सबसे पहले देखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्याओं का ग्रुप है, एक समूह है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार ये संख्याओं का जो समूह है लगातार चलता ही चला जाए तो ये एक श्रेणी बन जाती है। यहाँ पर एक श्रेणी का निर्माण हो रहा है। और इसके अलावा दूसरा और कोई हम देखें, जैसे 1 3 5 7 और इसी प्रकार यह भी चलता रहे, या कोई दूसरा और हो 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार। जब यहाँ पर हमने अलग अलग संख्याओं से शुरू करने के बाद में उनके बाद एक नई संख्या लिखी और इसी क्रम को लगातार आगे लेकर गए और यह क्रम चलता रहा, तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है, इस प्रकार की संख्याओं का जो समूह होता है वो श्रेणी कहलाता है। और इन श्रेणियों में यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो जरा, जो संख्या पहले से मौजूद है पहले नंबर पर, जो संख्या पहले स्थान पर है और उसके बाद अगली संख्या जो दूसरे स्थान पर है, इनके मध्य जो संबंध स्थापित है, इनके मध्य जो अंतर है, यदि वही अंतर हमें अगली संख्या और दूसरे नंबर की जो संख्या है उस पर भी मिले तो हम कह सकते हैं यही अंतर यदि समान रूप से चलता रहेगा तब यह समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब भी यही होता है, सम का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब होता है उन दोनों में भेद। तो दोनों में जो अंतर है वो समान चलना चाहिए। पूरे संख्याओं के समूह में यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, यदि उन सभी संख्याओं में अंतर समान रहे, उनमें अंतर में कोई परिवर्तन ना आए, तो जो क्रम होगा, जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देख सकते हैं हम, यहाँ 1 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद 5 लिखा हुआ है। अगर इसको ध्यान से समझें तो 1 से 3 के बीच में +2 का अंतर है, फिर आगे बढ़ते हैं फिर से +2 का अंतर है और इस प्रकार यह क्रम आगे चल रहा है तो +2 का अंतर है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है? +2 का। यहाँ पर भी +2 का अंतर है, यहाँ पर भी +2 का अंतर है और यहाँ पर भी +2 का अंतर है। और ये जो अंतर है लगातार चलता जा रहा है। इस प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं वो समांतर श्रेणी कहलाती है, यदि यहाँ पर दिया हुआ जो अंतर है वो समान रूप से सभी में एक जैसा दिखाई दे। इसके अलावा एक और उदाहरण हम समझते हैं, जैसे एक उदाहरण है 1 3 7 9 12 15। अब देखिएगा, अब यहां पर हम अंतर को समझते हैं कि अंतर कितना है। देखिए, सबसे पहले 1 से 3 के बीच में जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है? 1 से 3 के बीच का जो अंतर है वो 2 है, वो भी प्लस का 2। इसके बाद में आगे देखते हैं 3 से और 7 के बीच में जो अंतर है वो 4 का है, ये 4 का अंतर है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम 7 और 9 के बीच में जो अंतर है वो +2 का है। इसके बाद 9 के और 12 के बीच में जो अंतर है वो +3 का अंतर है। इसके बाद 12 से 15 के बीच में +3 का अंतर है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अंतर था, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, यहाँ पर अलग है। क्योंकि यहाँ 2 था, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर से 2 है, फिर 3 था, फिर दोबारा 3 हुआ। इस प्रकार यह जो अंतर है एक ही क्रम में नहीं चल रहा है। जब यह अंतर एक क्रम में नहीं चल रहा तो हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं कि जो ये श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये श्रेणी हमने बनाई है ये सभी श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान चल रहा है। तो जब अंतर समान होगा, तो जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो और वही अंतर लगातार जब तक श्रेणी चलेगी या श्रेणी का जब तक अंतिम पद नहीं आ जाता तब तक उन सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान रूप से चलता रहना चाहिए, तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। और इनके बीच का जो ये अंतर होता है, तो अंतर जो है 2
संख्याओं के बीच का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। इसको हम सार्वंतर या फिर सार्वांतर कह सकते हैं, सार्वंतर कहते हैं या फिर ये कहलाता है। और जो ये सार्वांतर है इसको इंग्लिश में अगर हम नाम से जाने तो इसको डिफरेंस कहा जाता है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। इस कारण से सार्वांतर को या फिर सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। तो हम सार्वंतर को किससे लिखेंगे? हम यहां पर सार्वंतर को डी से, या तो कैपिटल डी से लिख सकते हैं या फिर स्मॉल डी से, किसी से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार हमें पता चला है कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी का मुख्य महत्व ये कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, और वो होता है सार्वंतर। डी की मदद से हम इसमें जान सकते हैं। यदि डी का मान सभी में समान आए तब हम कह पाएंगे कि वो समांतर श्रेणी होगी। अगर डी का मान समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे अच्छे से कि सार्वंतर जो है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं, ये हम जान चुके हैं। अब इसके बाद में हम और उदाहरण लेकर अच्छे से समझेंगे कि सार्वंतर जो है वो कैसे काम करता है और सार्वंतर कैसा हो सकता है। इससे हमारी जो समांतर श्रेणी है या जो हमारी श्रेणी है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि हमारे सामने एक श्रेणी है 1 2 3, 4, तो हम यहाँ पर एक श्रेणी लेते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो यह श्रेणी आगे लगातार चलती जा रही है। तो जब हम श्रेणी में देखते हैं तो पहले श्रेणी को और अच्छे से आप समझ लीजिए, तभी आप सार्वंतर को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो श्रेणी के जो अभिन्न अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो श्रेणी में जो सबसे पहले नंबर पर जो पद दिया जाता है उसको कहा जाता है प्रथम पद। इसको हम प्रथम पद कहते हैं। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो पद दिया जाता है उसको कहा जाता है द्वितीय पद। और इसी प्रकार से यह क्रम आगे चलता रहता है। और तीसरे पद को हम कहेंगे तृतीय पद। और यह क्रम लगातार चलता रहता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सार्वंतर जो है वो निकालते कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम सार्वंतर निकालना नहीं सीखेंगे तब तक हम सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहां पर जब हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम अगले पद में से, चाहे वो पद दूसरे नंबर का हो या 5वें नंबर का, चौथे नंबर का या तीसरे नंबर का, तो अगले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम ध्यान से समझो। जो सार्वंतर है, सार्वंतर बराबर से, इसके लिए एक साधारण सा सूत्र बनाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। तो इसको लिखेंगे हम द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा वही हमारा सार्वंतर कहलाता है। अब यहां पर ये तो हमने हिंदी में लिखा है कि सार्वंतर बराबर से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, लेकिन इनको सूत्र के अनुसार लिखना है तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए देखिएगा कि जो समांतर श्रेणी होती है, जब भी कोई श्रेणी होती है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका वो क्या होता है? तो देखिए, समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। जो प्रथम पद होगा उसे A1 के रूप में लिखा जाता है, A1, द्वितीय पद को A2 के रूप में लिखा जाता है, तृतीय पद को A3 के रूप में और चतुर्थ पद को A4 के रूप में। यहां पर जो A1 है वो प्रथम पद होगा, A2 द्वितीय पद होगा, A3 तृतीय पद और A4 चतुर्थ पद होगा। और इसी प्रकार से A के साथ में हम वह नंबर लिखते हैं जो उस पद के स्थान को हमें बताता है। तो यहां पर A जो है, A बराबर हमें संख्या के बारे में बताता है जो होता है स्थान। और जो ये संख्या है 1, ये हमें बताती है कि जो हमें संख्या मिल रही थी वो कौन से स्थान पर है। तो ये दोनों मिलकर एक निश्चित स्थान को प्रदर्शित करते हैं। तो ये संख्या का स्थान होता है, संख्या का एक निश्चित स्थान होता है। यदि हमें मिलता है A5 तो हम कहेंगे वह 5वें नंबर की संख्या होगी। अगर हमें मिलता है A6 तो वो 6वें नंबर की संख्या होगी। अगर हमें मिलता है A100 तो हम कहेंगे वह समांतर श्रेणी में 100वें स्थान का पद होगा। तो हमें
किसी भी पद के बारे में यदि जानना हो, जो पद दिया हुआ है कि उस श्रेणी में वह कहां पर मिलेगा, वह संख्या हमें कहां मिलेगी, तो उस पद को जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है यहां पर 1 2 3 जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं इनको जानने की। तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं एक बार कि पद को कैसे लिखा जाता है। जो पद है वो होता है n। अब यहां पर n क्या है, n जो है वो पद के स्थान को, किसी संख्या के स्थान को दर्शाता है कि वह संख्या कौन से स्थान पर होगी, और जो उसका स्थान निश्चित होता है उसे पद कहा जाता है। यहां पर प्रथम स्थान जो है तो हम कहेंगे n बराबर 1 होगा। यदि हमारे सामने जो संख्या है उसका द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान होने पर क्या कहेंगे, n बराबर से 2 होगा। और यहां पर n बराबर 1, n बराबर 2, और यह लगातार संख्या इसी प्रकार चलती रहती हैं, जो 3 के लिए, फिर 4 बराबर 5, इसी प्रकार लगातार ये चलती रहेंगी। जब कोई संख्या पहले स्थान पर है तो वहां पर n का मान 1 होगा, तो वो संख्या कहलाएगी a1। दूसरे स्थान पर संख्या a2, तीसरे स्थान पर a3, चौथे स्थान पर a4 और पांचवें स्थान पर a5 कहलाती है। इस प्रकार से लगातार संख्या आगे बढ़ती रहती है और हमें ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म हमें प्राप्त होती है। जो मानक रूप है इसका समांतर श्रेणी का, वह हमें प्राप्त होता है। अब यहीं से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने बताया था कि सारवंतर जो होता है उसको डी के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सारवंतर बराबर से डी। और द्वितीय पद जो था हमारे दूसरे नंबर का, द्वितीय पद को कैसे लिखते हैं, द्वितीय पद जो है द्वितीय स्थान पर होगा, उसे कहा जाएगा a2। तो यह द्वितीय पद जो है उसे a2 कहा जाएगा, a2 और माइनस, इसके बाद हमें प्राप्त होना चाहिए प्रथम पद कहा जाता है a1 को, तो हम यहां लिखेंगे अब a1। तो इस प्रकार से यदि हम दूसरे पद में से, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दें तो हमें d का मान प्राप्त हो जाता है। अब यह तो सिर्फ तब होता है जब हमारे सामने जो श्रेणी दी हुई है उसमें प्रथम पद या द्वितीय पद दिया हुआ हो। लेकिन यदि कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद ना दिया हुआ हो और चतुर्थ पद से हमें संख्याएं दे रखी हो, तो हम कैसे उसके लिए सारवंतर का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है, उसी प्रकार से डी सारवंतर निकालने के लिए भी एक मानक सूत्र होता है। उस मानक सूत्र को समझते हैं, तो ध्यान से समझना कि यहां पर डी तो हम निकालने वाले हैं, तो डी तो डी ही रहेगा, इसे सारवंतर ही कहेंगे। लेकिन जो पद है उस पद को हम कैसे समझेंगे, यदि हमारे सामने एक हमें अनंतवा पद दे रखा है, एक ऐसा पद जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन उस पद की संख्या को हम किससे लिखेंगे, उस पद की संख्या को हम n से लिखेंगे। तो यहां पर हम n से लिखेंगे उस पद की संख्या को। तो हमारे पास में यह होना चाहिए कि हम वहां n+1, हमारे पास में पहले से ये मौजूद हो कि n+1 जो nवा पद है उससे अगला पद मौजूद हो हमारे सामने, और उसमें से हम अब घटाएंगे क्या, an को, उस पद को जो हमारे सामने था। तो यहां nवें पद में nवें पद का प्रयोग होगा और n+1 वे पद का उपयोग होगा। उस अगले पद में से पिछले पद को घटाकर हम d का मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार यह सारवंतर का जो सूत्र है वो स्थापित होता है और सारवंतर का जो सूत्र है वो काम करता है। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें सारवंतर को भी थोड़ा सा समझा जाएगा और अंतिम पद को। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि यहां पर यदि सारवंतर जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है धनात्मक, जिसको पॉजिटिव कहा है हमने, और जो धनात्मक सारवंतर होता है इसमें यदि हम संख्याओं को ध्यान से देखें तो पहला 1 था, इसमें आगे की संख्या को प्राप्त करने के लिए +1 जोड़ा गया है, उससे अगली संख्या में फिर से +1 जोड़ा गया था। इसका मतलब है जो हमारा सारवंतर है वो प्लस में दिया हुआ है। जब सारवंतर जो है वो धनात्मक हो, जब प्लस में हो, सारवंतर धनात्मक होने पर जो समांतर श्रेणी है वो बढ़ेगी, समांतर श्रेणी जो है वो बढ़ेगी। और यदि यह ऋणात्मक हो, यदि सारवंतर जो है वो ऋणात्मक हो जाए, तब हम कहेंगे सारवंतर ऋणात्मक होने पर जो समांतर श्रेणी है, समांतर जो श्रेणी है वो घटेगी। और चाहे इसके लिए प्रथम पद कोई भी दिया हुआ हो तो वहीं से वह श्रेणी घटना शुरू कर देती है, चाहे श्रेणी का प्रथम पद 1000 ही क्यों ना हो। लेकिन इसके बाद में यदि सारवंतर इन दोनों में से कुछ ना हो तो तीसरा क्या हो सकता है, सारवंतर तब होगा 0, तो जिसको हम कहेंगे 0, या सारवंतर हमारा 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी
समान रहेगी, समान रहेगी। समान कैसे रहती है? देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है तो उसमें यदि हम जोड़ दें +0 करें तो हमें अगला पद भी 1 प्राप्त होगा, और इसमें फिर से 0 जोड़ें तो हमें फिर से अगला पद 1 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी आपके सामने दे दी जाए जिसके सभी पद समान हो, तो हम कहेंगे कि वो भी एक समांतर श्रेणी है, लेकिन वहां पर जो d का मान है वो कितना हो जाएगा? वो 0 रहेगा। d का मान 0 होने पर ही एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसका प्रथम पद और अंतिम पद बिल्कुल समान हो जाए। तो हम कहें कि किसी भी श्रेणी के लिए प्रथम पद बराबर हो जाए यदि अंतिम पद, तो हम कहेंगे सार्वंतर कौन सा होगा? सार्वंतर बराबर से हो जाएगा 0। और 0 को आप जानते हैं कि ना तो 0 जो है वो ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक। इस कारण से जो 0 है वो 0 ही रहता है, उसको शून्य आप शून्य कहते हैं। तो यहां पर जो सार्वंतर है हमारा वो इस प्रकार से काम करता है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा कि यह कैसे हम सार्वंतर का उपयोग करके श्रेणी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, तो उसे हम देखें। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अंतिम पद। कि जो श्रेणी हमें दे रखी है, पहले से हमें एक श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी में कहा जाए कि आपको इसका अंतिम पद निकालना है, तो आप उसका अंतिम पद कैसे निकालोगे? क्योंकि हमें एक श्रेणी कुछ इस प्रकार से दी हुई है, जैसे 2 4 6 8 10 ... और हमें यहाँ अंतिम पद निकालना था, लेकिन इसका अंतिम पद अब हमें नहीं पता। अंतिम पद जो है वो हमें नहीं पता कि अंतिम पद इसका कौन सा हो सकता है। तो उस अंतिम पद को हम कैसे निकालेंगे? उस अंतिम पद को कैसे निकाला जा सकता है वो अब इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतिम पद निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पद की। हमें ये तो पता हो पहले कि वो पद जो है वो कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, 50वें नंबर पर होगा या 20 होगा, 100 होगा, कौन से नंबर पर होगा। जब तक हमें n का मान पता नहीं चलता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसका अंतिम पद क्या होगा। और हम यहां पहले बात कर चुके हैं कि हम किसी भी स्थान के पद को जब निकालते हैं तो हम वहां पर उस पद के लिए a लिखते हैं और उसके स्थान को निश्चित करने के लिए n लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि जो हमारा अंतिम पद है उसको an कहेंगे। हम क्या कहेंगे? हम उसको an। तो ये हमारा अंतिम पद होगा, अंतिम पद। और जैसा कि आप इंग्लिश में जानते हो अंतिम को लास्ट भी कहा जाता है, इस कारण से इसका जो अंतिम पद है वो एल भी कहा जाता है। तो इसलिए अंतिम पद जो है तो हम यहां कह सकते हैं एन या एल बराबर होगा अंतिम पद, अंतिम पद। तो इस प्रकार इसको अंतिम पद कहा जाता है। अब इसके बाद में हम अंतिम पद निकालना सीख रहे हैं, तो हम ये जान लें कि अंतिम पद के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम फिर अच्छे से जानेंगे कि अंतिम पद कैसे काम करता है। तो अंतिम पद के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। अंतिम पद का जो सूत्र है वो डायरेक्ट एक बार देख लीजिए, होता है an बराबर से a + n - 1 × d। ये एक इसका सूत्र होता है। अब इस सूत्र को हम जानेंगे ये आता कैसे है और इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, वो सभी हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले an हमें निकालना है, अंतिम पद निकालना है, तो उसे हम लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में रहने देंगे। इसके बाद हमें a की आवश्यकता होती है, a कहलाता है प्रथम पद, प्रथम पद। इसके बाद नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। अब हमें n की आवश्यकता होगी, हमें उस पद की संख्या की आवश्यकता होगी कि यह कौन से नंबर का पद है। तो पद की संख्या, तो हम इसमें लिख सकते हैं सिर्फ पद, कि हमें उस पद के बारे में पता हो कि वो पद कौन सा है। और उसके बाद में d जो है वो सार्वंतर होता है, तो हमें अंत में यह भी पता हो कि सार्वंतर क्या दिया हुआ है। किसी भी श्रेणी में यदि हमें ये सभी चीजें मौजूद हों, पहले से दी हुई हों, तो हम उस श्रेणी का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा, अंतिम पद निकालने के लिए प्रथम पद चाहिए और हमें पद की संख्या चाहिए कि वह पद कौन से नंबर पर है, और उसके बाद में हमें चाहिए कि वहां उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है। तो इन सभी के बाद में हम अंतिम पद को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम पद को निकालने के लिए इस सूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बारे में। तो आइए उसे देखें।
तो आइए हम बात करते हैं हमारे अंतिम पद में कि हम अंतिम पद के सूत्र को कैसे बना सकते हैं। तो अंतिम पद के सूत्र को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक चीज और जान लेते हैं जो हमने डी सारवंतर में नहीं बताई थी, वहां पर रह गया था। तो देखिए कि संबंध जो यहाँ पर प्रत्येक पद होता है उसका सारवंतर के साथ हमने संबंध तो देखा कि पिछले पद से अगला पद हम डी जोड़कर निकाल सकते हैं। तो उसके साथ में ये काम कैसे करता है, तो इसको जरा यहाँ ध्यान से देखिए। जो ए है A1 जो है वो प्रथम पद होता है, A1 को ही ए कहा जाता है। इसके बाद में यदि हम A2 की बात करें तो A2 क्या होगा, A2 बराबर से होता है A प्लस डी। यहां पर जो प्रथम पद है यदि हम प्रथम पद में डी जोड़ दें तो हमें A2 प्राप्त होता है, यानी कि अगला पद प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम इसके बाद में A3 निकालें तो A3 क्या होगा, A3 होता है A प्लस 2D। ये कैसे होता है, इसको उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे 1 2 3 4, 5 इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी है। अब हम चाहते हैं कि हम यहां पर क्या निकालें, हम यहां पर निकालना चाहते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, पहले से दूसरे पद में जाने के लिए एक को एक बार जोड़ा गया है और दोबारा से यहां तक जाने के लिए प्रथम पद से अगर यहां जाना चाहते हैं तो फिर से हमें एक जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो ए है, जो प्लस 1 है वो तो हमारा डी है, और डी को कितनी बार काम में लिया है, 2 बार काम में लिया है। इस कारण इसको कहा जाता है कि हम a प्लस 2d लिख सकते हैं। या फिर इसको इस प्रकार समझ लो कि यहां पर हम लिखेंगे A3 निकालना है हमें, तो क्या करेंगे a प्लस d प्लस d। तो हम यहां पर d को कितनी बार काम में ले रहे हैं, 2 बार d को काम में ले रहे हैं। तीसरा पद निकालना है हमें, 2 बार d को काम में लेना पड़ेगा। अब चौथा पद अगर हमें निकालना पड़े, A4 बराबर से क्या हो जाएगा, A4 होगा a प्लस 3d। वो कैसे काम में आता है, a प्लस d प्लस d प्लस d। यहां पर a के बाद में d को एक बार जोड़ेंगे तो इससे हमें दूसरा पद मिलेगा, दूसरे पद में फिर d को जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद मिलेगा, तीसरे पद में फिर d को जोड़ेंगे तो हमें चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्रम को यदि आप ध्यान से समझें तो ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर इसी क्रम को लगातार लिखते रहें तो यह क्रम इस प्रकार चलता रहे। तो हम यहां पर अगर 10वां पद निकालें तो a 10 बराबर से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो a प्लस, अब 3d लिखा हुआ है यहां पर, 3d का मतलब है चौथा पद जब हम निकाल रहे थे तो उससे एक कम d की हमें आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि A1 जो है वो प्रथम पद a ही रहता है, यहां पर d की आवश्यकता नहीं होती। d को जो जोड़ना है, d को जब हम जोड़ते हैं वो दूसरे पद से शुरू होता है। इस कारण जो भी हम पद निकालेंगे उससे n का मान जो है, यहां पर जो ये d का मान है वो एक कम रहता है। तो इस कारण क्या होता है, यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हमें चाहिए 9d की आवश्यकता होगी, तब हम a10 का मान निकाल पाएंगे। अब यहां पर हम n के मान को ध्यान से समझें, n को ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो a10 था, a जो है वो पद को बता रहा है कि ये पद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 10 जो है वो उसके स्थान को बताता है कि यहां पर जो 10वां पद होगा वो कौन सा है। तो यहां जो 10 है वो हमें n के बारे में बताता है, और d के साथ में जो गुणांक होगा, यहां पर जब भी हम d का मान निकाल रहे हैं तो d के साथ में जो गुणांक है उसका जो गुणांक होगा वो आप ध्यान से देखें तो n से 1 कम रहता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये n से 1 कम है तो इसको n-1 मान सकते हैं, ये n-1 हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाने पर, यहां देखिएगा ध्यान से, इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कैसे काम करता है, आगे बढ़ाने पर यदि हम a10 ना निकालकर, a10 ना निकालकर an का मान निकालें जो अंतिम पद कहलाएगा, तो अंतिम पद निकालते हैं, अंतिम पद बराबर से an अगर हम निकालें तो an क्या होगा, an का मतलब है यहां पर n का मान अब n रखा है हमने, n का मान अब हमने n ही रखा है। तो यहां पर उससे आगे क्या होगा, सबसे पहले हमें a की आवश्यकता होगी तो a लिखेंगे बराबर से a, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो यहां पर हम प्लस लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, हमें n से, इस मान से एक कम की आवश्यकता होगी, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, यहां माइनस करेंगे n-1, तो हम n में से 1 घटा लेंगे और हमें वो गुणांक पद मिल जाएगा जिसका गुणा हम d से करने पर क्या कर सकते हैं, और एक a के साथ जोड़ने पर अंतिम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अंत में d। तो इस प्रकार से जो an है या अंतिम पद है उसका जो सूत्र है वो तैयार होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो ये सूत्र कैसे तैयार हुआ था, यहां से। यहां आपको ये d के बारे में अच्छे से समझना होगा कि प्रत्येक पद के साथ में d और उसके गुणांक का क्या महत्व होता है। यदि आप इसे नहीं जानते तो आप किसी भी पद को निकालने में असमर्थ हो जाओगे और आप किसी भी पद को नहीं निकाल पाओगे। अब इसके बाद में अगर हमें कोई एक श्रेणी दे दी जाए तो उस श्रेणी में हम सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, जैसे देखिए
एक श्रेणी हमारे पास 1 2 3 4 और इसी प्रकार से हमने सबसे आसान श्रेणी ली है। ये एक संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यदि इसमें 100वें पद की बात करें n बराबर 100 पर, तो 100वां पद 100 ही होगा। लेकिन अब इस 100वें पद को निकालना चाहें तो निकलेगा कैसे, उसको हम इस सूत्र की सहायता से निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा देखिएगा जरा। सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता है, a की। तो a कितना है इसमें, a बराबर से 1 है। कॉमा उसके बाद में d की बात करें तो d क्या होगा, d निकालेंगे, d बराबर से a2 माइनस से a1। a2 कितना है इसमें 2 और उसमें से a1 लिखेंगे वो 1 है, तो हम लिखेंगे बराबर 2 माइनस 1 बराबर से 1 हो जाएगा प्लस का। तो d का मान हमारे सामने 1 आ चुका है। अब हमें और क्या चाहिए, यहाँ पर a मिल चुका है हमें, n में अब n का मान हमें पहले से दिया हुआ है कि 100वां पद निकालना है और d का मान भी हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे an बराबर से, पहले a का मान रखते हैं वो 1 है, 1, उसके बाद में प्लस, अब n माइनस 1, यहां पर n देखिए कितना है 100, तो हम यहां लिखेंगे 100 माइनस 1, n माइनस 1 लिखा हमने, इनटू, अब हमें गुणा करना होगा किसका, d का। d का मान 1 है तो हम यहां गुणा करेंगे 1 का। अब इसके बाद इसे हल कर लेते हैं, an। अब यहां अगर आप चाहें तो an में n का मान रख सकते हो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा पद निकाल रहे हैं। तो यहां देखिए हम इसमें सभी का मान जब रख रहे थे तो यहां पर लिख सकते हैं कि हमें 100 का मान निकालना है। तो ये 100वां पद है बराबर 1 प्लस, अब 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, और 99 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 99 ही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर 99 आ गया। उसके बाद में a100 निकालना है, उसे यहाँ लिख लेते हैं, a100 बराबर से, यहाँ देखिए 99 प्लस 1 कितना हो जाता है, 100 होगा। तो इसको लिखेंगे अब अंत में हम 100। तो इस प्रकार से हम इसी सूत्र का प्रयोग करके किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्रम पर क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमें अंतिम पद का जो सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज्यादा काम भी आता है। इसके बहुत ज्यादा सवाल आपके सामने आने वाले हैं, तो आप उन सवालों का प्रयोग, जब उन सवालों को आप करने वाले हो तब आपको इस सूत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। एक बात और ध्यान रहे कि अंतिम पद को L से भी लिखा जाता है, इसलिए किसी सवाल में अंतिम पद को यदि पहले से दिया हुआ है, अगर आपसे कहे कि किसी श्रेणी का अंतिम पद 100 है और उसके बाद में वो श्रेणी कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4, तो हमें बताइए उस श्रेणी में कितने पद होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस n के मान को निकालना होगा हमें। जब n के मान को निकालना होता है तो n के अलावा बाकी सभी मानों को इसमें रखेंगे सूत्र में और उस n के मान को वहां से निकाल लेंगे। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, तो आइए उसे हम देखें। ये देखिए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है AP का nवां पद या फिर व्यापक पद। जो nवां पद है या व्यापक पद है वो क्या है, वो यही होता है an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, जो अभी हमने उसका एक सवाल भी करके देखा। लेकिन इस टॉपिक में एक मुख्य टॉपिक निकल के आता है, वो है अपरिमित समांतर श्रेणी। जो ऐसी श्रेणी हो जिनमें सब पदों की संख्या निश्चित ना हो, जब उसमें पदों की संख्या निश्चित ही ना हो तब वहां पर हम nवां पद कैसे निकालेंगे, अंतिम पद कैसे निकालेंगे। तो उस अंतिम पद को या फिर उस श्रेणी का एक व्यापक पद, एक ऐसा पद बना दे, हम उसको n के रूप में लिखें, ताकि उसमें जब भी कभी हम 5वें पद को निकालना चाहें तो n का मान 5 रखते ही हमें वहां पर 5वां पद प्राप्त हो जाए। यदि हम वहां पर 10वां पद निकालना चाहें तो n का मान 10 रखने पर हमें वो 10वां पद प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर कुछ सवाल करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और आपकी क्लास में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिए और देखिए। नंबर 1, पहले नंबर पर हम रखते हैं एक ऐसा सवाल जिसमें कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का अंतिम पद, या फिर हमसे कहा जाए कि अगर आपके सामने प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका आपको अंतिम पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अंतिम पद के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, nवां पद निकालना होगा। तो nवां पद देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से लगातार चलती रहती हैं। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार, तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी सूत्र में, हमें इस सूत्र में आवश्यकता होगी कि हम यहाँ पर an जब निकाल रहे हैं तो a n और d, हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए, तो a जो है वो 1 होगा और कॉमा d का मान निकालेंगे तो d के लिए क्या करना होगा, हम करेंगे a2 माइनस a1। हम चाहें तो इसको an प्लस 1 माइनस an भी कर सकते हैं, तब भी मान वही निकल कर आएगा। हम इसको इस प्रकार या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब हमें प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद इस प्रकार से शुरुआत के जो पद हैं वो दिए हुए हैं। तो देखिए आगे लिखते हैं,
यहाँ पर होगा 2 माइनस 1 बराबर से 1 हो जाएगा। अब nवा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, n बराबर से n ही रहेगा, n का मान n रहेगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। सवाल में हमें तो an निकालना है, an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, an का मान निकालना है, n का मान अभी हमारे पास निश्चित नहीं है तो ये an रहेगा। an बराबर से a का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रखते हैं, प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 का हमारे पास में कोई मान नहीं है, n को हमने n ही रखा है क्योंकि अंतिम पद उसका n ही मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और d का मान कितना है, d का मान 1 निकल के आया तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिए an बराबर से an बराबर 1 प्लस, अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1। अब n में से हम 1 घटाएंगे तो वो घटेगा नहीं, तो इसलिए इसको n माइनस 1 ही रहने देंगे, और n माइनस 1 को 1 से गुणा करने पर आएगा n माइनस 1। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो an बराबर से an बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा तो n बराबर आएगा, an बराबर से n आएगा। इसका मतलब है जब प्राकृतिक संख्याओं में आपसे कहा जाए, जब आपसे कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं में आपको अंतिम पद निकालना है तो वो क्या होगा, जो पद वह पूछेगा वही उसका अंतिम पद कहलाएगा। अगर उसने 50वां पद पूछा है तो 50 ही उसका अंतिम पद होगा। यदि उसने पूछा कि इसका 100वां पद क्या होगा तो वह 100 ही उसका वही पद होगा। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो है वो होगा सम संख्याओं के लिए। यदि सम संख्या हमें समांतर श्रेणी में दी हुई है तो उनका अंतिम पद क्या हो सकता है, तो आइए उसे देखें। तो आइए हम बात करेंगे अब हमारी प्राकृतिक सम संख्याओं का अंतिम पद क्या हो सकता है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें यदि सिर्फ सम संख्याएं ले ली जाएं तो उनका अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद निकालना है तो हम लिखेंगे n का हमें मान निकालना होगा कि an जो है उसके लिए क्या होगा। यहाँ पर n का मान हमें निश्चित नहीं दिया हुआ है इसलिए n की जगह पर हम n ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर a जो है वो क्या होगा, a बराबर से 2 होगा, और d का मान निकालना है। अब हम सूत्र तो जान चुके हैं, d का मान उसका वहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे दूसरा पद जो हमारा वो है 4 माइनस, और इसको लिखेंगे 2 बराबर से हमें प्राप्त होता है 2। इसके बाद में d का मान तो हमें यहाँ पर मिल चुका है, a का मान हमारे सामने हमने निकाल दिया है, n का मान पहले से n दिया हुआ तो यहाँ पर n बराबर से n लिखेंगे। अब सूत्र में मान रखते हैं तो an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, an हमें निकालना था अंतिम पद, a की जगह पर आ जाता है 2, उसके बाद में प्लस, और यहाँ पर n माइनस 1 लिखेंगे। n माइनस 1 में कितना मान आएगा, n की जगह पर n रहेगा तो ये रहेगा n माइनस 1, और d का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 2। इसके बाद क्या करना है आगे देखिए, an बराबर से 2 प्लस, अब 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, n माइनस 1 के बाहर है तो इसलिए 2 का गुणा हम अंदर करेंगे। तो यहाँ पर अंदर गुणा करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2n और माइनस 2। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब इसमें से हम प्लस 2 को माइनस 2 से काट सकते हैं तो an बराबर से कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं यदि हमसे कोई भी पद पूछा जाए, यदि श्रेणी सम संख्याओं की हो तो और उसमें हमसे पूछा जाए कि इसका 50वां पद कौन सा होगा, तो उसका 50वां पद जो है वो 100 हो जाएगा। तो उस पद को हम दुगना करके उस पद का पता लगा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं के अंतिम पद की। तो आइए हम बात करते हैं हमारे अंतिम बिंदु तरफ, वो है प्राकृतिक विषम संख्याओं का अंतिम पद। जो प्राकृतिक विषम संख्या उनका अंतिम पद क्या हो सकता है, तो देखिए इसमें a का मान यहाँ पर निकालेंगे, a बराबर 1 है, d का मान निकालेंगे, d बराबर से 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद में n का मान निकालना है तो n बराबर से n ही रहेगा। अब इसका मान हम सूत्र में रखते हैं तो an बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an का मान an रहेगा, a की जगह पर आ जाता है 1, और उसके बाद में प्लस n माइनस 1 की जगह पर n माइनस 1 ही रहेगा, d की जगह पर आ जाता है 2। तो अब देखिए आगे क्या करना होगा, an की जगह पर हम an रहने देंगे, an बराबर से यहाँ पर 1 रहेगा प्लस, अब 2 का गुणा हमें करना होगा n से और माइनस 1 से, तो यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 2। उसके बाद में हम इसको आगे हल करते हैं तो an बराबर से यहाँ देखिए 2n, जो 2n है वो तो 2n ही रहेगा, 2n और माइनस यहाँ पर जो माइनस का 2 है और यहाँ प्लस का 1 है, तो 1 में से अब हम 1 को क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस 2 में से 1 को जोड़ेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 में से माइनस 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा माइनस 1। तो इस प्रकार हम अंतिम पद निकाल सकते हैं किसका, विषम संख्याओं का। यदि हमने पूछा जाए एक विषम संख्याओं की श्रेणी है और उसमें पूछा जाए उसका अंतिम पद क्या होगा, वो इस सूत्र से निकाला जाता है कि उस संख्या का दोगुना करके उसमें से यदि 1 घटा दिया जाए तो उस श्रेणी का वह अंतिम पद कहलाएगा। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम
सीखेंगे कि कैसे समांतर श्रेणियों का योगफल निकाला जाता है। एक हमें समांतर श्रेणी दे दी जाए तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे और उस योगफल के सूत्र को भी कैसे बनाया जाता है। तो आती है बात करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एपी के एन पदों का योगफल, जिसको एसएन कहा जाता है। एस का मतलब होता है सम, और हम किसका सम निकाल रहे हैं? एन का। जो पद है, कौन सा पद है? वो एन नंबर का पद होगा, वहां तक के पदों का हम योगफल निकालेंगे। इस श्रेणी में योगफल का मतलब क्या होता है? तो देखिए उसको एक बार छोटे से एक सवाल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्रेणी हमें दे रखी है 1 2 3 4, इस प्रकार से एक श्रेणी है और ये यहीं खत्म हो जाती है। जैसे 1 2 3 4, एक श्रेणी में मात्र 4 पद हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना होगा, तो हम इसका योगफल कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4। तो इस प्रकार इसका योगफल निकालेंगे। तो देखिए इसमें 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसका जो योगफल है वो निकल कर आता है 10। तो हमने यहां पर 4 पदों की ये श्रेणी थी, इसका अंतिम पद भी हमारे सामने था, प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी हम निकाल ही सकते थे, लेकिन हमने बस इसको जोड़ा और उसका योगफल निकाल दिया। लेकिन क्या हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमें अंतिम पद भी दिया हुआ हो या फिर n पदों तक, जिसमें श्रेणी में हमें पद भी नहीं पता कि वो कितने पद हो सकते हैं, वहां तक के पदों का हम योगफल कैसे निकालेंगे? उसका एक व्यापक रूप क्या हो सकता है, वो इस टॉपिक में हम जानेंगे। वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी अब जानेंगे। तो आइए से हम शुरू करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक श्रेणी थी आपके पास एक श्रेणी थी जिसको हम कैसे लिखते हैं? तो हम यहां पर लिखते थे कि A1, उसके बाद में A2, A3, A4, A5 और इसी प्रकार यह AN तक चलती रहती थी। इस श्रेणी में यदि प्रत्येक पद को D के अनुसार लिखें, यदि प्रत्येक पद को हम D के अनुसार लिखें तो वह कैसे काम करता है? वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है A, फिर उसके बाद में कॉमा प्लस लगाएंगे क्योंकि हम अगले पद को जोड़ने वाले हैं, हमें अंतिम पद तक जाना है। तो वो क्या हो जाएगा? एसएन ही तो कहलाएगा, तो इसको हम एसएन समझते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला पद जोड़ना तो ये हो जाएगा A + D, उससे अगले पद को जोड़ना है तो ये क्या होगा? +A + 2D। तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद है, फिर +A + 3D, ये चौथा पद है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे A + n-1 और D, ये इसका अंतिम पद होगा। अब इसको आप ध्यान से समझें। यदि इसके अंतिम पद से सेकंड लास्ट पद, इससे पिछला पद लिखा जाए तो वो कैसे काम करता है? तो इससे पिछला वाला जो पद होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, A + n-2 और उसके बाद में यहां पर D होगा और तब जाकर ये अगला पद होगा। तो अगर इस पद में हम यहां से, ये पहला पद है और ये अंतिम पद है इसका, इन दोनों को जोड़ दें, यदि इन दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उसके बाद में यहां पर A जो है वो इस A के साथ में जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ही श्रेणी में इनको ना जोड़कर हम एक दूसरी श्रेणी लेते हैं। इसके बाद हम एक दूसरी श्रेणी लेंगे जिसमें हमने अभी तो पदों को सीधा लिखा है और दूसरी श्रेणी में हम पदों को उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा पद लिखने के लिए क्या करना होगा? हम यहां लिखेंगे A + n-1 × D, फिर उसके बाद +A + n-2 × D, और यह क्रम इस प्रकार चलता रहेगा और यहां पर अंत में हम लिखेंगे A। तो यहां पर प्रथम जो श्रेणी थी इसमें जब हम योगफल निकाल रहे थे उसको हम लिख रहे थे SN से, और इस वाले को भी हम किससे लिखेंगे? SN से। जब दोनों पदों में, दोनों श्रेणियों में जब उनको जोड़ने पर हम उसे SN से लिखते हैं तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे N, सॉरी ये हो जाएंगे 2SN, ये SN का दुगना हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें बस इनको जोड़ना होगा। तो देखिए इस हिस्से का मान, यहां से यदि इसको जोड़ दिया जाए तो इस हिस्से का मान आता है 2A और उसके बाद में n-1 और × D, तो इसका मान ये आएगा। और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर जो D है अगर इसको गुणा करें इसके साथ, ये गुणा करने पर ND बनेगा और यहां पर ये -2D आएगा और इसके पास 1D मौजूद है तो ये कितना रह जाएगा? 1D रह जाएगा। इस कारण से इसका जो योगफल है और ये A इसमें जुड़ जाएगा, इसकी वजह से प्लस इसका मान भी आएगा 2A + n-1 और × D, इसका मान भी इतना ही आता है। तो इस क्रम को हम आगे ऐसे ही लेकर चलते हैं और यहां पर अंत में हम यहां पर इन दोनों को एक साथ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने
प्लस लगाना रह गया था उसको लगा सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इनको यदि आप ध्यान से समझें तो यहाँ कितने क्रम थे, इसमें n का मान 1 है, यहाँ पर n का मान 2 था, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्योंकि हम जानते हैं d का जो गुणांक है वो n से 1 कम रहता है, और यहाँ पर d का गुणांक कौन है, n-1 है, जो n से 1 कम है, इस कारण से हम कह सकते हैं श्रेणी में n पद हैं। तो यहाँ यदि इन सब में से हम ध्यान से समझें तो ये 2a प्लस n-1 यही संख्या बार बार आ रही है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस n-1 और इंटू d, और यह कितनी बार आया है, यह जो संख्या है यह आई है n बार, तो हम इसको n से डायरेक्ट यदि गुणा कर दें तो यहां पर यह संख्या हमें क्या मान देगी, इस पूरी श्रेणी का योगफल प्राप्त करा सकती है, जो किसके बराबर था, 2Sn के, 2Sn। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए कि हम Sn का मान निकाल सकें, तो हमें जब Sn का मान निकालना है तो इसके साथ में जो गुणांक में 2 लिखा हुआ है उस गुणांक को यहाँ भाग में लिख देंगे, तो इस पद को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यह आता है Sn बराबर से n/2। तो देखिए जब 2 यहाँ गुणा में था तो वो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे n/2, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n-1 और इंटू d, तो यह सूत्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी श्रेणी का जब उसका n पदों का योगफल निकालना है तो वो जो सूत्र Sn है उसे इस प्रकार से आप बनाना चाहें तो सूत्र को बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान से देख सकते हैं, यदि आप समझ पाएं तो यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी, यदि इसको समझे a प्लस n-1 इंटू डी जो ये दिया हुआ है, इसमें 2a में क्या है, यहाँ पर a 2 बार लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ खोल कर लिखते हैं, तो Sn बराबर से n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस a और उसके बाद में n प्लस a प्लस n-1 इंटू डी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी जो ये है ये an को दर्शाता है, an या फिर ये l को दर्शाता है, जिसमें हमने पहले भी जाना था an बराबर से होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ये l को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर an लिखना चाहें तो an भी लिख सकते हैं, तो ये Sn क्या हो जाएगा, Sn बराबर से n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस an और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका दूसरा सूत्र भी हो सकता है, यदि हमें कोई सवाल पहले से ऐसा दिया हुआ हो जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद पहले से मौजूद है और पदों की संख्या दी हुई है, तो हम बस इस सूत्र का प्रयोग करके उस सवाल को हल कर सकते हैं, वहां हमें डी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा तरीका, यदि हमें an का मान ना देकर वो कहे कि वो l लिखा हुआ है, अंतिम पद के रूप में l का मान दे, तब भी इसको पूरा किया जा सकता है। तब होगा Sn बराबर से n/2 और उसके बाद में a प्लस l, तो इसका दूसरा सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इन सूत्रों का प्रयोग करके यहाँ के आगे के सवालों को पूर्ण करोगे। तो जो सवाल हमने an के लिए किए थे, हमने वहां पर प्राकृतिक संख्याओं का अंतिम पद निकाला था, सम संख्याओं के लिए निकाला था, विषम संख्याओं के लिए। अब उन्हीं सवालों को हम यहाँ पर दोबारा से करके देखेंगे कि यदि वही सवाल हमें फिर से दिए जाएं और हमसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं। तो आइए उसे हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो हमारा अगला सवाल है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब हमें Sn तो निकालना है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के लिए निकालना है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं वो है 1 2 3 4 5, इस प्रकार यह संख्या अनंत तक जाती हैं। तो हम इन संख्याओं को जब जोड़ना चाहते हैं तो इनका जो Sn के रूप में जो इनका व्यापक पद है वो क्या हो सकता है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, तो सूत्र लिख लेते हैं पहले। Sn बराबर से n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र में जिन चीजों की हमें आवश्यकता होने वाली है तो उन चीजों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें n की आवश्यकता है, तो यहाँ सवाल में n नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर से n ही रहेगा, क्योंकि उसमें अंतिम पद जो है वो n ही माना गया है, अंतिम पद नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको n माना है। उसके बाद a का मान यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो a बराबर से 1 रहेगा। अब d का मान निकालना है, d कितना होगा, देखिएगा d बराबर से 2 - 1 बराबर से 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें a है हमारे पास में, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, इसी का प्रयोग करके अब सवाल को हल करते हैं। तो Sn बराबर से n का मान कितना है, n का मान n/2 ही रहेगा, n का मान n ही रहेगा। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे आगे 2 × a, 2 गुणा a का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेते हैं, प्लस n-1 वैसा ही रहेगा, और d का मान कितना है, 1 लिखा हुआ है, तो d का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे गुणा में। अब इसके बाद इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिएगा अब आगे
तो इसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर से n बटे 2 और उसके बाद में 2 गुणा 1 करने पर आता है 2 प्लस, अब n-1 है और इसका गुणा करना है हमें किससे, 1 से करना है। तो 1 से जब इस संख्या का गुणा करेंगे तो यही हमें मान प्राप्त होगा, तो हम लिख लेंगे n-1 और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। आगे सवाल को बढ़ाएंगे, एस एन बराबर से n बटे 2 और उसके बाद में देखिए यहाँ पर n तो प्लस में है, 2 प्लस में दिया हुआ और 1 माइनस में दिया हुआ, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा प्लस का, तो लिखेंगे n और उसके बाद में प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए, तो अब यहाँ पर एस एन का मान है, तो हम देखिए एस एन बराबर से, अब हम चाहें तो यहाँ पर n का गुणा अंदर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर नहीं करना चाहते तो इस n को बाहर को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, लेकिन जो 2 लिखा हुआ है ये यहाँ n के बटे में जो 2 लिखा है उसे पूरी संख्या के बटे में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 और बटे 2। यह वो सूत्र है जिससे हम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n की जगह पर हम 50 लिखेंगे और उस योगफल को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में अब बात करेंगे हम अगले सवाल के बारे में, जो होगा जो प्राकृतिक संख्याएं उनमें सम संख्याओं का योगफल क्या होने वाला है। तो आइए अब उसे हम शुरू करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न पर, जो है प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। अब प्राकृतिक सम संख्याओं का हमें योगफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस जो हमें यहाँ सूत्र लिखा हुआ है इस सूत्र में अब ये मान हम रखेंगे, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, यहाँ पर आवश्यकता है a बराबर से a के मान की, तो a का मान कितना है 2 दिया हुआ है। अब n का मान निकालते हैं, n बराबर से पहले से n दिया हुआ है और हमें d चाहिए, तो d का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, तो लिखेंगे 4 - 2 बराबर से वो 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सूत्र में हम ये सभी मान रखेंगे ताकि इस सवाल को हल किया जा सके, तो लिखेंगे एस एन बराबर से n बटे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र था, इस सूत्र में हम ये सभी मान रखने वाले हैं, तो एस एन बराबर से n की जगह पर तो n रहेगा n बटे 2, उसके बाद में a की जगह पर हम अब 2 रखने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 प्लस, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा n-1 ही रहेगा। उसके बाद d का मान जो है वो 2 है, तो यहाँ पर d की जगह पर भी 2 लिख देंगे, d की जगह पर हमने 2 लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हल करेंगे, जैसा ही हल हो सकता है, तो एस एन बराबर से n बटे 2 और उसके बाद 2 गुणा 2 करने पर 4 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ ये जो संख्या है इसका दुगुना हो जाएगा, तो 2 का गुणा n से करने पर आता है 2n माइनस 2 का गुणा 1 से करने पर आएगा 2 और इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद एस एन बराबर से n बटे 2 और उसके बाद 4। अब यहाँ देखिए 4 में से हमें 2 घटाने, तो हमें प्लस के 2 प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2n प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए एस एन बराबर से n बटे 2 और यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 जो है वो n में भी लगा हुआ है और यहाँ 2 में भी लिखा हुआ है, इस कारण 2 हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। जो कॉमन निकालेंगे तो लिखेंगे 2 और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 और इसके बाद नीचे अभी कुछ नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में लिखा हुआ है। अब आगे इस सवाल को हल करते हैं, तो ये आगे जो हो जाएगा ये आएगा एस एन बराबर से n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1, n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 जो है इसका सूत्र बन जाता है, जो हमें किसके बारे में बताता है, सम संख्याओं के योगफल के बारे में। यदि हमसे पूछा जाए कि 50 या 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो वो हमें इस सूत्र से प्राप्त हो जाएगा। तो अब बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न पर, जो होगा प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न पर, जो हमारा अंतिम प्रश्न भी होने वाला है, वो है प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। सूत्र को लिखते हैं और सूत्र में यहाँ पर दी हुई संख्याओं के जो मान है वो हम पहले मान निकालेंगे, a का मान क्या है, n का मान और d का मान, फिर उसे सूत्र में रखते हैं। तो देखिए a बराबर से यहाँ पर 1 दिया हुआ है और d का जो मान है वो आएगा 3 - 1 बराबर से 2 और n का मान n दिया हुआ है, तो इसे सूत्र में रखते हैं। एस एन बराबर से सूत्र हमारा ये लिखा हुआ है सामने, इसमें हम अब क्या करेंगे, a और d की जगह पर उसका मान रखेंगे क्योंकि n की जगह पर तो हमें n ही रखना था, तो इसमें लिखेंगे n बटे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 गुणा, उसके बाद a का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे n-1 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद में d का मान रखना है 2, तो d का मान 2 रख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये आएगा एस एन बराबर से n बटे 2 ब्रैकेट स्टार्ट ही हो जाएगा 2 गुणा 1 करने पर 2 आएगा प्लस n-1 करने पर आता है n-1 और उसके बाद यहाँ पर 2 जो गुणा में था उसे ऐसे रहने देंगे अभी के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर दोनों तरफ 2 उपस्थित है,
अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसको अंदर गुणा करके भी हल कर सकते हैं। अगर गुणा करके हल नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा करने की बजाय डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं कॉमन लेकर, लेकिन इसको हम जैसा पहले सवाल करते आ रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं। तो क्या होगा, एस एन बराबर से n/2 और उसके बाद में 2 प्लस 2 का गुणा n से करेंगे तो आएगा 2n माइनस और उसके बाद में 2, 1 से करने पर 2 आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे। यहाँ पर देखिएगा अब आएगा एस एन बराबर से n यहाँ पर पहले से दिया हुआ, यहाँ पर आया है 2n, ये 2n है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है साथ में बटे 2 था और यहाँ पर था गुणा में 2n। अब इस 2 से 2 को काट देंगे तो Sn हमें मिलेगा Sn बराबर से n²। तो इसका मतलब है यदि हमसे कोई भी संख्या दी हुई हो और हमसे पूछ लिया जाए कि वहां पर, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हमें क्या करना है, बस उस संख्या का वर्ग निकालना होगा। जो उस संख्या का वर्ग होगा वही उस संख्या के लिए हमारा हल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे, हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, जिसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जो होगा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और वीडियो में यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल ऐसा हो जो आप पूछना चाहते हो, वो आप हमसे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हमने आपको जो सवाल कराए हैं वो किताब के सवाल नहीं है, लेकिन आपको हमने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिया है, तो इसलिए आप किताब के जितने भी सवाल हैं उनको आसानी से कर सकते हो। यदि फिर भी आपसे अगर कोई सवाल रह जाता है और कोई सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है, तो जब हम डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे तब आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कमेंट में आप जो सवाल है वो अभी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट को जरूर पढ़ते हैं और आपके सभी कमेंट का जवाब भी देंगे। धन्यवाद।